हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब कि समानता के लिए संघर्ष। बच्चों, पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंसेस के कारण लोगों के साथ में भेदभाव किया जा रहा था, उनको गलत तरीके से बिहेव किया जा रहा था, समाज में नीचा दिखाया जा रहा था। तो जो डिफरेंट लोग थे उनके लाइफ में दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक था डिस्क्रिमिनेशन और दूसरी थी इनइक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन कब डेवलप हुआ? जब लोगों के दिमाग में प्रिजुडाइज सोच आई और स्टीरियोटाइप सोच आई। अब आप अच्छे से जानते हैं कि प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है और स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो होगी डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी प्रॉब्लम थी इनइक्वलिटी। देखिए बच्चों, समाज में क्या होता है कि लोगों के पास में अपने ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जिन लोगों के पास में रिसोर्स होते हैं वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जिनके पास में रिसोर्स नहीं होते हैं उनकी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी के कारण वो किसका सामना करने लगे? इनइक्वलिटी का सामना करने लगे। इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? असमानता, मतलब कि वो बराबर नहीं थे। तो इन दो प्रॉब्लम को फेस करते करते उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमको अपने राइट के लिए, अपनी लाइफ के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट होता है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी मतलब कि समानता के लिए लड़ाई लड़ना या फिर संघर्ष करना। और ये लड़ाई शुरू होती है फ्रीडम स्ट्रगल से। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें दो तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक तो था अंग्रेजों के खिलाफ, उनको हमारी कंट्री से बाहर निकालने के लिए, और दूसरी लड़ाई थी अगेंस्ट इनइक्वालिटी। कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ में असमानता का बिहेवियर किया जा रहा था, इसीलिए उनको अपनी डिग्निटी के लिए, इक्वालिटी के लिए उन्होंने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और अपनी कुछ डिमांड रखी। वो ग्रुप था दलित। दलित हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। जो अनटचेबल होते हैं उनको दलित कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। विमेन, ट्राइबल एंड पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होता है किसान लोग। तो ये ऐसा ग्रुप था जो कि लड़ रहा था अपनी इक्वलिटी के लिए। ये जो ग्रुप था जो कि इनइक्वालिटी के लिए लड़ रहा था, इनके कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वो लड़ रहे थे। अगर हम सबसे पहले बात करें दलित की, तो दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। तो दलित का पॉइंट था कि जिस तरह से बाकी लोगों को टेम्पल में एंट्री दी जाती है उसी तरह से दलित लोगों को भी टेम्पल में एंट्री दी जाए, क्योंकि उनका भी राइट है कि वो मंदिर में जाके भगवान की पूजा करें। तो इनका पॉइंट था कि इनको टेम्पल में एंट्री चाहिए थी। अगर हम बात करते हैं विमेन की, तो विमेन का पॉइंट था कि जिस तरीके से लड़कों को पढ़ने का अधिकार है उसी तरह से विमेन्स को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम पीजेंट्स एंड ट्राइबल की बात करें, पीजेंट का मतलब होता है किसान और ट्राइबल का मतलब हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, जो जनजाति होती है, जो जंगलों में रहती है, उनको ट्राइबल्स कहा जाता है। तो इनका पॉइंट था पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फाउट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज। तो देखिए, जो किसान और ट्राइबल्स थे इनके पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उनको मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे, ठीक है, और उस उधार को वापस चुकाना पड़ता था। तो मनी लेंडर क्या करते थे, उस पैसे के ऊपर वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते थे, जिस वजह से ये जो किसान और ट्राइबल्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है। इस वजह से जो पीजेंट एंड ट्राइबल थे, विमेन थे, दलित थे, इनके कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से वो लड़ाई लड़ना चाहते थे अपनी इक्वालिटी के लिए। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kind of inequalities that existed. बच्चों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया और हमारा देश एक राष्ट्र बन गया, मतलब कि अब हम किसी के गुलाम नहीं थे, हम पूरी तरह से फ्री थी हमारी कंट्री, ठीक है। तो उस वक्त जो नेता थे उनको अच्छे से पता है कि सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज़ हैं। दोज हू रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन। तो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो किस तरीके से काम करेगा। तो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल हैड स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। तो उन नेताओं को अच्छे से पता है कि किस तरीके से लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है और लोग किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। Many leaders of these struggles such as Dr. भीमराव अम्बेडकर had also fought for the right for the दलित। तो कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने संघर्ष किया है दलितों के लिए, उनमें से एक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इनके बारे में हमको पता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था।
So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. देखिए बच्चों, हमको अच्छे से पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में दलित होने के कारण किस तरीके से बिहेव किया गया। तो अंबेडकर को अच्छे से पता है कि जिनके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता उनको कैसा फील होता है। तो इन लीडर्स ने क्या किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया तो कुछ ऐसी बातों को लिखा कि जिसके अंदर सारे इंडियंस को इक्वल ट्रीट किया जाए। This equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indians. और ये जो इक्वलिटी है वो क्या है, एक ऐसी की वैल्यू है जो कि सब इंडियंस को एक इकट्ठा करके रखती है, क्योंकि जब सब बराबर होंगे तो सब में किसी में डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं आएगी, किसी में इनइक्वालिटी की भावना नहीं आएगी और सब मिलके एक साथ रहेंगे। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, सबके पास में इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी होगा। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबॉलिश बाय लॉ। और अनटचेबिलिटी को एक तरीके से क्राइम घोषित किया गया कि जिसको भी हम अगर अनटचेबल कहेंगे या फिर उसको बुरा फील कराएंगे तो फिर लोगों को पनिश किया जाए। ठीक है। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। पहले क्या था कि लोगों के ऊपर बाउंडेशन थी, जो नीची जाति के लोग थे उनको ऊंची जाति का काम नहीं कराया जाता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी कि जिसको जो काम करना अच्छा लगता है वो आराम से वो काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, सबके लिए गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल थी। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific step to realize this right to equality for poor and other marginal communities. इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात भी लिखी गई, उन्होंने गवर्नमेंट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दलित, पीजेंट्स, ट्राइबल्स हैं, इनको और पुअर जो लोग हैं उनको इक्वलिटी का राइट दिया जाए, इनके लिए कुछ स्पेशल काम किया जाए ताकि ये भी जो समाज में जो बाकी लोग हैं उनके बराबर आ सकें। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वलिटी। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है उन्होंने कहा है कि अगर हमको इक्वालिटी चाहिए तो सबसे पहले हमको डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, डिफरेंट टाइप के रिलीजन, डिफरेंट टाइप के कल्चर, लैंग्वेजेस, तो उन सब की हमको रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके सबके बीच में इक्वलिटी की फीलिंग आएगी। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग हैं वो फ्रीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हैं, अपने फेस्टिवल को फ्रीली सेलिब्रेट कर सकते हैं। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow. इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश का केवल एक लैंग्वेज होगी, केवल एक रिलीजन होगा, केवल एक फेस्टिवल होगा जिसको सबको मानना ज़रूरी है। देखिए अगर एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में केवल एक रिलीजन है, एक लैंग्वेज है और एक ही फेस्टिवल को वहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, जिसका जो भी रिलीजन है, जिसकी जो भी कल्चर है, जो फेस्टिवल है, वो उसको ईजिली फॉलो कर सकता है, किसी के साथ में ज़बरदस्ती नहीं की जाती। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। उन्होंने कहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फालतू नहीं है, सब बराबर हैं। Therefore, India became a secular country where people of different religions and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. तो secular country उस देश को कहा जाता है जहाँ पर धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, जिसका जो रिलीजन है, जिसका जो फेथ है, वो उसको फॉलो कर सकता है, उसको मान सकता है। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रेस्पेक्ट वन अदर। तो हम सब इसीलिए एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी से क्या होता है, हमारी कंट्री में यूनिटी है। ठीक है, कि हम सब एक साथ हैं। दो दीज आइडल्स आर एंशिएंट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है जिसको प्रियम्बल कहा जाता है, इसके अंदर बात की गई है कि हम सेक्युलर हैं, हमारे यहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई है कि धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सब बराबर है। लेकिन इस चैप्टर के थ्रू हमको पता चलता है कि आज भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन का बिहेव किया जाता है। इक्वलिटी इज़ अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। तो इक्वलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके लिए हमको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, ये अपने आप कभी नहीं हो सकती। ठीक है, हमको अगर इक्वलिटी चाहिए सोसाइटी में तो हमको बार बार इसके लिए लड़ना पड़ेगा। People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians. तो हम चाहते हैं कि हमको इक्वालिटी मिले, इसके लिए हमको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे ताकि हमारे इंडियंस को
क्या मिल पाए, इक्वलिटी मिल पाए, जिसके लिए लोग संघर्ष करते आ रहे हैं और हमको और संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि सोसाइटी में जिन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वलिटी हो रही है, वो समाज के बराबर आ सकें। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक एंड हैव अ गुड डे।